Hello everyone, welcome back to another video. In this video we will solve some question from the JEE Main 2025 April 3 Shift 1 and all the question are memory based from physics. तो पहली दो वीडियोस में हमने लास्ट अप्रैल 2 के क्वेश्चंस को सोल्व किया था. अब बात करते हैं अप्रैल 3 में शिफ्ट 1 में कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या लेवल रहा, क्या वो टफ थे या नॉर्मल थे या मॉडरेट थे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और थोड़ा थोड़ा एनालिसिस भी करते जाएंगे साथ साथ. तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ गया फ्रॉम, और क्वेश्चन साफ साफ है आपका एडियाबैटिक से यानी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर. और अगर बात करूं अप्रैल 2 की भी बहुत शिफ्ट में एडियाबैटिक आपका आया था. अब आपको क्या गिवन है, एन आइडियल गैस विद एन एडियाबैटिक एक्सपोनेंट 1.5 यानी आपके पास गामा की वैल्यू 1.5 गिवन है. Initially at temperature 27 degree Celsius is compressed adiabatically from 800 centimeter cube to 200 centimeter cube. The final temperature of the gas. आपको initial temperature and initial volume given है, final volume given है and you have to find final temperature. तो adiabatic की बात हो रही है. अगर आपको याद हो adiabatic की जो इक्वेशन होती है that is equals to TV gamma minus 1 is equals to K. तो इस इक्वेशन का मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर सॉल्व करने के लिए. तो इस इक्वेशन को आप बोथ केसेस पर लगाइए, इनिशियल पर भी एंड फाइनल पर भी, और उसके बाद दोनों को इक्वेट कर देंगे हम. अगर मैं इनिशियल की बात करूं, मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस. अगर इसको मैं कैल्विन में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास आएगा 300 कैल्विन. ओके 300. आपके पास वॉल्यूम कितना गिवन है इनिशियली 800 रेज टू पावर गामा माइनस 1 यानी 1.5 माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1. अब बात करते हैं फाइनल स्टेप की. आपके पास फाइनल टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है. फाइनल वॉल्यूम आपको गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब रेज टू द पावर 1.5 माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2. अब कुछ नहीं, दोनों को कंपेयर कर दो आप. 300 1.5 माइनस 1 विल बी 0.5 का मतलब रूट 800 विल बी इक्वल टू टी फाइनल 200 रूट यहाँ मल्टीप्लाई में. और उसके बाद क्या आपको टी एफ चाहिए, जस्ट 300 डिवाइड बाई 800 200 इन रूट इक्वल्स टू टी फाइनल. 0 0 क्या है 4 एंड 4 का रूट आपके पास 2, देन योर टेम्परेचर शुड बी 600 केल्विन. क्या ये ऑप्शन हमारे पास है? एंड हेयर इट इज़. तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, सिंपल क्वेश्चन था और डायरेक्टली इक्वेशन पर बेस्ड. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. ओके इन YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है. आपके पास आपको लाइट की इंटेंसिटी गिवन है 4I एंड 9I passes through two slits respectively. Find the difference of maximum and minimum intensity of interference pattern. यानी आपको फाइंड करना है डेल्टा I मीन्स I मैक्स माइनस I मिनिमम का वैल्यू. तो सिंपल है, फाइंड आउट कर लेते हैं. I मैक्स का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर. एंड I मिनिमम की अगर मैं बात करूं, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर. अब कुछ नहीं, वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाते हैं और इसको सोल्व कर देते हैं. आपके पास I1 की वैल्यू 9I, I2 की वैल्यू 4I. तो यहाँ पुट किया मैंने 9I's रूट इज़ वट 3 रूट I प्लस 4I. यहाँ पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 रूट I का होल स्क्वायर. ओके I मिनिमम की मैं बात करूँ, 3 रूट I माइनस 2 रूट I का होल स्क्वायर. ओके 3 प्लस 2 विल बी वट 5 का स्क्वायर 25 और 25 इंटू में I और यहाँ पर 3 माइनस 2 1 जस्ट I. तो दोनों का डिफरेंस कर दो, यू विल गेट
25i minus I will be equal to 24i. That will be your answer. तो ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। कुछ नहीं था, आपको डिफरेंस फाइंड करना था मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी में। दोनों के फॉर्मूलाज आपको पता है, फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करनी थी और सॉल्व करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर कौन से वाला है, ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको गिवन है एमीटर हैविंग रेजिस्टेंस 240, यानी इस एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज 240 ओम इज कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन। फाइंड द करंट थ्रू द एमीटर। मुझे फाइंड करना है एमीटर में से कितना करंट पास आउट हो रहा होगा। तो सिंपल है, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो लेट्स ट्राई आउट। अगर मैं नेट रेजिस्टेंस की बात करूं, इसी सर्किट को मैं दोबारा बनाता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 150.4 ओम, एमीटर का रेजिस्टेंस 240 ओम, उसके पैरेलल में अनदर रेजिस्टेंस 10 ओम, कनेक्टेड बाय अ सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, आर इक्विवेलेंट को फाइंड करना कि यहाँ पर नेट आर कितना होगा। तो सबसे पहले नेट आर फाइंड आउट करते हैं। पहले मैं इस पैरेलल वाले पार्ट को सोल्व करता हूँ। इसका आपके पास जो नेट इसका आर जो होगा दैट इज आर पी विल बी इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 यानी 240 इंटू 10 विल बी 2400 डिवाइड बाई 24 प्लस 240 प्लस 10 विल बी 250, 0 से 0 कैंसिल, 25 और 240। अगर दोनों को आप डिवाइड करते हो देन यू विल गेट लगभग 9.6 ओम। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास 9.6 ओम आ गई। दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, तो नेट आर आप लोग लिख सकते हो, नेट रेजिस्टेंस विल बी 150.4 प्लस 9.6 विल बी इक्वल टू 160 ओम। तो आपके पास पूरे सिस्टम का जो नेट रेजिस्टेंस है दैट इज 160 ओम। तो बस V इक्वल्स टू आई आर कर दो। I आपको फाइंड आउट करना है, V आपको 20 की मैंने, R डिवाइड में 160, I की वैल्यू आपके पास आई 8 एम्पियर, और ये 8 एम्पियर सॉरी हाँ जस्ट 8 एम्पियर, और ये 8 एम्पियर कौन सा करंट होगा जो यहाँ से फ्लो करना है। बट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, द करंट विच विल फ्लो फ्रॉम द एमीटर। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। सॉरी ये 1/8 एम्पियर आएगा यहाँ पर। ओके, अब 1/8 का कुछ पार्ट यहाँ जा रहा होगा, कुछ पार्ट यहाँ जा रहा होगा। मुझे कैसे पता लगेगा, मुझे इतना पता है यहाँ रेजिस्टेंस 240, यहाँ रेजिस्टेंस 250, और हायर करंट यहाँ से पास आउट हो रहा होगा, कम करंट यहाँ से पास आउट हो रहा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यह इस ब्रांच में से जो पास होने वाला करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू IA विल बी इक्वल टू टोटल करंट इनटू 1/25, और यू कैन से 10/250। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/25 विल बी इक्वल टू 0.04 डिवाइड बाई 8, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ ये। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा हल्का सा लंबा था, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल, आपको फाइंड करना था करंट, बेसिक क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको गिवन क्या है उसकी बात करते हैं सबसे पहले, और क्वेश्चन कहाँ से आया है। आपके पास एक थिन यूनिफॉर्म वायर है, लेंथ 25 मीटर, यानी मेरे पास एक थिन वायर हैविंग लेंथ 25 मीटर एंड एरिया आपको गिवन है 5 mm स्क्वेयर। ओके, रेजिस्टिविटी आपको कितना गिवन है 2 × 10⁻⁻6 ओम पर मीटर। इफ द वायर इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल द रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। मतलब आपके पास एक वायर है जिसका रो आपको गिवन है, एल आपको गिवन है, ए आपको गिवन है। अब उस वायर को आपने बेंट किया और बना दिया एक सर्कल, और आपको फाइंड करना है कि सर्कल के डायमेट्रिकली ऑपोजिट्स एंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं
इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल आर। और जब आपने इसको एक सर्कल में बेंड किया तो अपर पार्ट आधा पार्ट है, लोअर पार्ट भी इसी का आधा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ का जो नेट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी R/2, और यहाँ का नेट रेजिस्टेंस विल बी R/2। और ए और बी दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स हैं, तो इन दोनों के बीच का जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए और बी, यहाँ R/2, यहाँ R/2, दोनों पैरेलल में हैं, तो नेट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R/4। बट आंसर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो मुझे पहले R की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, उसके बाद में मैं आंसर बता पाऊंगा। तो R की वैल्यू आपके पास कितनी है, रो L/A का फॉर्मूला लगाएं। आपको रो गिवन है 2 × 10⁻⁻⁶, आपको लेंथ गिवन है 25, आपको एरिया गिवन है 5 mm², mm² यानी 10⁻⁻6 मीटर में कन्वर्ट, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ तो 5, 5 2 जा 10, 10 × 10⁻⁻6 से -6 कैंसिल आउट, 10 ओम। तो आपके पास नेट रेजिस्टेंस आया 10/4 विल बी इक्वल टू 2.5 ओम। दैट विल बी योर आंसर। और हो सकता था अगर आप इस क्वेश्चन में गलती करते तो आप शायद ये गलती कर सकते थे कि आप बोलते कि ए और बी दोनों पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास R/2 है, बट ऐसा नहीं है। उसने कहा दोनों पॉइंट्स के बीच का नेट रेजिस्टेंस कितने हैं, तब आपको इसको भी कंसीडर करना होगा क्योंकि ये भी ए और बी के साथ ही कनेक्टेड है। उसने ये नहीं पूछा कि अपर कितना होगा या लोअर कितना होगा, उसने कंप्लीट पूछा है। तो कंप्लीट के केस में आप ऐसे कुछ करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ओके, तो कैपेसिटर जैसा कुछ है हमारे पास, कैपेसिटर जैसा कुछ क्या आपके पास कैपेसिटर ही है। कैपेसिटर गिवन है आपको, डाइलेक्ट्रिक्स है उसके अंदर ε1 ε2 ε1 ε2, ठीक है, आर शोन इन द फिगर। ओके, आपके पास कैपेसिटर है, उसमें डाइलेक्ट्रिक प्लेट को इंसर्ट करवाया गया है, दो अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड C1/C2। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। मुझे पता है मेरे पास एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर के अंदर दो डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं, एक प्लेट ε1, अनदर प्लेट हैविंग कांस्टेंट ε2। दोनों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d, और आपको एरिया जो गिवन है दैट इज a। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इसी की, जिसकी वैल्यू है C1। तो इसका मैं कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो इसको मैं कुछ इस तरह से ब्रेक डाउन भी कर सकता हूँ कि दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों सीरीज में, हैविंग डाइलेक्ट्रिक्स ε1 ε2। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप कैसे बोलोगे, d/2, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बोलोगे आप d/2। इसका एरिया भी a, इसका एरिया भी a। अब इसके बाद क्या आपको फाइंड करना है नेट कैपेसिटेंस, दैट विल बी C1। और मुझे ये पता है कि दोनों सीरीज़ में हैं। जब सीरीज़ में आपके पास कैपेसिटर होता है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, यानी इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस। तो वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, फर्स्ट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी आपके पास ε1 A डिवाइड बाई D मल्टीप्लाइड बाई 2 डॉट 2 ε2 A डिवाइड बाई D। ओके, और डिवाइड में दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 ε2 A बाई D। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पर मेरे पास जो टर्म्स कटेंगे मैं काट दूंगा, जो टर्म्स बचेंगे वो बच जाएंगी। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व किया तो आपके पास आया 2 ε1 ε2, यहाँ 2 की जगह 4 पुट कर सकते हो आप, A² डिवाइड बाई D²। इसको भी सॉल्व किया जब मैंने, मेरे पास क्या आया, D मल्टीप्लाइड बाई 2 ε1 A प्लस 2 ε2 A। और आपके पास क्या कर दिया यहाँ पर,
हाँ डी स्क्वायर ऊपर, ओके डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, जो टर्म्स कट रही हैं काट दीजिए, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 2 है, 4 से कटा 2। उसके बाद आपके पास क्या बचा, ये एरिया बाहर आएगा, इसके साथ कैंसिल होगा, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बचा दैट विल बी 2 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 इंटू ए विल बी डिवाइडेड बाई डी ब्रैकेट एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। तो ये वैल्यू आपके पास आई C1 की। अब सेम टू सेम यही प्रोसेस करेंगे C2 के साथ में, तो C2 के साथ में प्रोसेस करने तो कर देते हैं। यहाँ एक बार के लिए मैं बाकी टर्म सीरीज कर देता हूँ, जो मुझे चाहिए मैं उसी का यूज़ करता हूँ। चलो अब सेकंड कैपेसिटर की बात करो, दो डाइलेक्ट्रिक्स हैं पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल में हैं तो यहाँ पर आप पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे। इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ, आपके पास सिस्टम में कुछ ऐसा डायग्राम है, कैपेसिटर पैरेलल प्लेट, एक डाइलेक्ट्रिक ऊपर की तरफ, एक डाइलेक्ट्रिक नीचे की तरफ, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन 1, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन 2, एरिया आपके पास है, डिस्टेंस आपके पास d। जब आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो आप देखते हो कि आपके पास दो पैरेलल में कैपेसिटर्स आए, यहाँ एप्सिलॉन 2। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो आधा एरिया इसके पास आया, आधा एरिया इसके पास आया, बट डिस्टेंस दोनों के केसेस में सेम है। तो भाई साहब कैपेसिटर्स फाइंड कर लेते हैं। तो नेट कैपेसिटेंस C2 विल बी इक्वल टू, पैरेलल में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, फॉर्मूला लगाओ एप्सिलॉन 1 ए डी प्लस एप्सिलॉन 2 ए 2d। ओके C2 आपके पास है, C1 भी आपके पास है, और मुझे क्या फाइंड करना था, C1 बाई C2। तो C1 बाई C2 फाइंड आउट कर देते हैं हम। C1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एरिया डिवाइड बाई डी एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई C2। बेस सेम है तो आप ऐड कर सकते हो, और 2d। अब जो टर्म्स कट रहे हैं काट दो, ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल, आपके पास 2 इंटू 4, तो आपके पास आंसर आया 4 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। क्या ऐसा ऑप्शन हमारे पास है? जी बिल्कुल, तो सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। हाँ थोड़ा सा लेंदी था, लेंदी भी इसलिए था क्योंकि यहाँ पे आपको नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना था दोनों केसेस में। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन क्लास में किए हुए हैं तो आप इजीली कर पाते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन देखने में लग रहा है आपका रोटेशनल मोशन। तो रोटेशन मोशन से अनदर क्वेश्चन आया हमारे पास, क्या कह रहा है बात करते हैं। आपके पास एक स्फेयर है जिसका मास है 20 kg, ठीक है, 20 kg इज पुल्ड विद द फोर्स, उस पर एक फोर्स लगाएगा 49 न्यूटन का, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ स्फेयर एज्यूमिंग नो स्लिपिंग। आपको फाइंड करना है स्फेयर का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। तो कर देते हैं। तो फोर्स भी लगा रहे हैं, रोटेशन भी हो रही है, तो यहाँ ऐसी जब बातें होती हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एक तो आपका टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, और दूसरा आपका टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूलाज को बारी बारी से अप्लाई करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर देते हैं। सबसे पहले मैं टॉर्क का ये फॉर्मूला लगाता हूँ इस केस में, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। आई की अगर मैं बात करूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर कितना होता है, 2/5 mr²। हाँ ओके, बट मुझे एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि आपके पास जो सॉलिड स्फेयर है वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं उसकी रोटेशन इसके अबाउट होगी। तो जब आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट की बजाय यहाँ फाइंड आउट करोगे जिसकी डिस्टेंस r है, तो आपके पास नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी 2/5 प्लस mr²
और वो आपके पास बनेगा 7/5 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास 7/5 mr²। वैल्यू को पुट कर देता हूँ इनटू में अल्फा, अल्फा यानी उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, अब आगे इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। टॉर्क इक्वल टू आर एफ, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। टॉर्क इज इक्वल टू आई एफ, आई एफ का फॉर्मूला आपके पास आर इंटू फोर्स, फोर्स आपके पास है 49 न्यूटन, आर यानी डिस्टेंस जिसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू 2r। तो आपके पास फॉर्मूला बना 2r इंटू 49। इक्वेशन नंबर 2, दोनों टॉर्क हैं, आप कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, मेरे पास क्या आएगा 7/5 mr² अल्फा विल बी इक्वल टू 49 इंटू में 2, दैट इज इक्वल टू 98 इंटू में आर, आर स्क्वेयर से आर कैंसिल, आर अल्फा आपको पता है एक्सेलरेशन होता है 7/5, मास की वैल्यू आपके पास 20 इंटू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 98। एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है 98 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 20। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व कर देते हैं। ये ऑलमोस्ट 5 पे जाएगा, 25/7, ये आपके पास 3 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर आना चाहिए, दैट विल बी 3.5। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेट से मैं आंसर के पास पहुंच गई। तो बाकी ये 2.5 है, ये 2.8, ये 1.4, तो आपके पास बचा क्या 3.5, दैट विल बी योर आंसर। कुछ इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। रोटेशनल बॉडी का आपके पास क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन देखने से ही पता लग रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स का क्वेश्चन है, और सर्कुलर लूप की बात हो रही है, और सर्कुलर लूप में भी सर्कुलर आर्क दिया गया आपको फाइंड करना होगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, रेडियस गिवन है, रेडियस की वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो फाइंड आउट कर देते हैं। मुझे ये पता है ऐसे क्वेश्चन को जब आप सोल्व करते हो तो बाय पार्ट्स करते हो, जिसमें सबसे पहला पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये स्ट्रेट लाइन, थर्ड पार्ट ये स्ट्रेट लाइन, और फोर्थ पार्ट ये सेमी सर्कल। सभी का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हो, उनको वेक्टर सम करते हो, तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है एट पॉइंट O। तो अगर मैं सबसे पहले 2 और 3 की बात करूं, स्ट्रेट लाइन का यानी एक स्ट्रेट वायर का, उसी की एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हो तो वो होता है 0। तो यानी इसका 0 होगा और इसका भी 0 होगा। बचा के आपके पास दोनों के दोनों सर्कुलर आर्क्स, तो सर्कुलर आर्क हैं और सेमी सर्कल में हैं, तो बारी बारी से फाइंड आउट कर देते हैं। मुझे ये पता है कि एक सर्कुलर आर्क का मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर होता है μ0I अपॉन में 4r। तो सबसे पहले B1 फाइंड करते हैं, B1 विल बी इक्वल टू μ0I डिवाइड बाई 4 इंटू R1, यानी इसकी रेडियस R1। ठीक है, B2 की बात करते हैं, B2 में भी सेम फॉर्मूला लगाओगे μ0I अपॉन में 4r2। अब भी हमने डायरेक्शन नहीं लगाई तो डायरेक्शन का भी यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्शन ही आपको बताएगी कि दोनों को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ 1 की, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी आउट ऑफ द प्लेन। ओके, और आपके पास जो फोर्थ यानी 4 नंबर वाला आपका सेगमेंट यानी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इनटू द पेपर। तो इनटू द पेपर यानी दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है और वो आपका आंसर होगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं, μ0I डिवाइड बाई 4 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। μ0 की वैल्यू मुझे पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई की वैल्यू आपको नहीं गिवन, ओ आई आपका ऑप्शन में है, कोई बात नहीं, चलने देते हैं। इंटू में आई डिवाइड बाई 4 R1 माइनस R2, तो कर दीजिए 4 पाई माइनस 6 पाई
डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू में 6 पाई, दैट विल बी 24 पाई स्क्वेयर। जो टर्म्स कट रही हैं कैंसिल कर देते हैं। 4 से 4 गया, ये पाई पाई स्क्वेयर गया, बाहर है आपके पास आई इंटू 10⁻⁻7, ब्रैकेट में आपके पास क्या बचा 2 पाई माइनस का डिवाइडेड बाई 24, माइनस हो चाहे प्लस हो, मुझे ये पता है, मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करने, तो माइनस चाहे मत लिखना। अब इसको फर्दर सोल्व करोगे आपके पास पाई डिवाइड बाई 12 आया, तो आंसर कुछ ऐसा आ रहा है आई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 22/7 इंटू में 12। अब इस कैलकुलेशन को सोल्व करो और आपके पास जो ऑप्शन आएगा दैट विल बी योर आंसर। अगर मुझे अप्रोक्स लेना हो तो मैं यहाँ पे लूँगा 8.3 8.3 10⁻⁻6 और -9 22/7 3.14 और दैट विल बी 0.25 और हाँ कोई भी आप अप्रोक्सीमेशन अपने अंदाजे से ले लेना, वो आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन का काम आपका है, मैंने आपको आंसर तक पहुंचा दिया। अब आगे की बात करते हैं। क्या गिवन है, एक पॉइंट सोर्स है, उसकी पावर आपको गिवन है 450 वॉट, इज एमिटिंग अ लाइट इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में वो लाइट एमिट करता जा रहा है, ठीक है। रेडिएशन प्रेशर एट अ डिस्टेंस 2 मीटर, यानी इस पॉइंट सोर्स से 2 मीटर की डिस्टेंस पर जो रेडिएशन प्रेशर है वो आपको फाइंड आउट करना है। अगर रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ मीडियम, सॉरी जो स्पीड ऑफ सोर्स जो बात हो रही है, लाइट की बात हो रही है तो लाइट की स्पीड आएगी। तो फाइंड आउट कर देते हैं। प्रेशर इक्वल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है पावर अपॉन में सरफेस एरिया, या जहाँ तक जो आपके पास अगर लाइट सोर्स है तो लाइट सोर्स अपने अराउंड एक स्फेयर बनाता है, तो उस स्फेयर का सरफेस एरिया तो वो कितना होगा आपके पास 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो फाइंड आउट कर देते हैं। पावर की वैल्यू पुट करो 450 डिवाइडेड बाई 4 पाई, आर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 2 मीटर, तो 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करते हैं और ये आपका आंसर 150 ऊपर जाएगा 10⁻8, 150 डिवाइड बाई 16 पाई इंटू 10⁻⁻8 पास्कल आपका आंसर होना चाहिए। तो अगर मैं इसको सोल्व करके देखूं 150 16 और 150, ये कहीं ना कहीं आपका कैंसिल आउट होगा 9 पॉइंट समथिंग पर, और नीचे 3 है तो ये 3 के आसपास का ऑप्शन आपका आना चाहिए। 4 से कम हो 3 पे तो ये आपका ऑप्शन, और 4 तो मैं वैसे भी लूँगा क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁻7 है, तो 3 वाला ऑप्शन इज़ योर करेक्ट। आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो 3 के आसपास की। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। ओके, तो आपको इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल सरफेस अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड u। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उससे आपने एक पार्टिकल को फेंका और उसकी स्पीड है u। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम हाइट above the surface attained by the particle as the angle of projection is varied। तो क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का ये कहीं ना कहीं कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उससे आप लोग एक फिक्स्ड वेलोसिटी u से कुछ भी आप फेंकते जा रहे हो, और कंडीशन ये दी है कि आप इस एंगल को बार बार चेंज करते जा रहे हो। तो अगर मैं एंगल को चेंज करता जा रहा हूँ तो जो मैक्सिमम हाइट जो ये रीच करेगा वो कैसे वरी कर रही है एंगल के साथ साथ, तो ठीक है। और मुझे ये पता है मैक्सिमम हाइट मुझे फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम हाइट का अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो सिंपली आप इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। तो आपके पास यहाँ से वेलोसिटी एट एनी हाइट इज़ गिवन एज √2gh आ जाता है, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपके पास होता है v² अपॉन में 2 इंटू
जी। और फिलहाल यहाँ पे किसी एंगल की बात हो रही है, तो मैं इस वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर बात करता हूँ, दैट इज़ v sin थीटा। तो मेरे पास जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आएगा दैट विल बी v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी। अब इसके बेसिस पर मैं बात करता हूँ, चलो देखते हैं। एक्स एक्सिस पर आपके पास थीटा है और वाई पर आपके पास हाइट है, डिस्टेंस है। अगर मेरे पास थीटा 0 हो, एट थीटा इक्वल टू 0, तो आपके पास हाइट भी 0 होना चाहिए क्योंकि साइन थीटा 0 होता है। तो ये तो गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, इन पर हम गैस लगा सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं। जब मैं यहाँ साइन थीटा को 90 पुट करूँ, हाइट विल बी मैक्सिमम क्योंकि साइन थीटा इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन थीटा को मैं 90 पुट किया, थीटा को 90 पुट किया, तो हाइट आपके पास मैक्सिमम आनी चाहिए। तो इस केस में 90 पर हाइट 0 आ रही है, तो ये गलत। और यहाँ पे आपके पास हाइट आ रहा है मैक्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। ग्राफिकल क्वेश्चन था, जस्ट आपको एनालिसिस करना था विद द हेल्प ऑफ योर कॉमन सेंस, इक्वेशन ऑफ मोशन और थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल का ज्ञान। चलिए आगे की बात करते हैं। क्या किया मैंने आपको? एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट s, एक हाइट s पर कोई पॉइंट है, वहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया नीचे की तरफ। एट ए पॉइंट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी एक पॉइंट है, कहीं भी मान लेता हूँ मैं ये पॉइंट ए, इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। फाइंड इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एंड स्पीड, यानी आपको फाइंड करना है इस पॉइंट का हाइट कितना होगा और फाइंड करना है इस पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। फाइंड कर देते हैं। देखो, अगर ये हाइट h है तो ऊपर की हाइट कितनी होगी, s माइनस एच। ओके, मुझे ये पता है इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं इस इक्वेशन को अगर मैं राइट डाउन करूं, एट ए यानी एट पॉइंट ए, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो दैट इज हाफ एम वी स्क्वेयर। और मुझे ये पता है जब एक पार्टिकल को आप ड्रॉप करते हो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करेगा, तो इस पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी आप लिखते हो दैट विल बी इक्वल टू 2g इंटू में डिस्टेंस कवर्ड और अंडर रूट में और ऊपर आएगा स्क्वेयर, ठीक है। साथ में पोटेंशियल एनर्जी के 3 टाइम्स के बराबर है, 3 इंटू एम इंटू जी। और कितनी हाइट पर ऑब्जेक्ट है h, ठीक है। m से m कैंसिल, स्क्वेयर है, रूट हटेगा, g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। आपके पास क्या आया, s माइनस एच विल बी इक्वल टू 3h। और इस तरफ h क्या, 4h। h की वैल्यू कितनी आई आपके पास, s डिवाइडेड बाई 4। लो जी, मेरा इतना काम तो हो गया। s/4 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, 2 ऑप्शन तो गए। अब इन दोनों में देख लेता हूँ। अब मुझे फाइंड करना है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट, इस पॉइंट पर वेलोसिटी भी मैंने बताई थी क्या होती है, अंडर रूट 2g s माइनस एच। आपके पास सबका वैल्यू है 2 इंटू जी, एस माइनस एच की वैल्यू s/4 यहाँ पुट की, तो आपके पास आंसर आएगा s माइनस s/4 विल बी इक्वल टू 3s/4। और 2 से 4 कैंसिल, तो आपका ऑप्शन बनता है अंडर रूट 3g s डिवाइड बाई 2 एंड दैट विल बी योर आंसर। और ऑप्शन नंबर 2। शायद ऐसा क्वेश्चन नीट में या जेई में ऑलरेडी आ चुके हैं, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का पार्ट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और यूजुअली ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में किए जाते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी चार्जेस, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको गिवन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ शेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपके पास एक शेल है, स्फेरिकल शेल, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर
और उसके सरफेस पे पोटेंशियल गिवन है आपको 120 वोल्ट। फाइंड द पोटेंशियल एट इट्स सेंटर, यानी सेंटर से r/5 सेंटीमीटर दूर, इस पॉइंट पर बताना है आपको, और बताना है सेंटर से 15, फाइंड एट सेंटर ओ पर बताना है, ए पॉइंट पर बताना है, और साथ ही साथ बताना है आपको 15 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट पर। ठीक है, यानी इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं सी। मुझे ये पता है अगर सरफेस पर 120 है तो सरफेस के अंदर भी 120 होगा, चाहे पॉइंट कोई भी हो। इट मीन्स एट सेंटर 120 वोल्ट, एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 120 वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप शेल की बात करते हो तो अंदर की तरफ हर पॉइंट पर वो सेम रहता है। तो 120 ठीक है, यहाँ 120 नहीं है, यहाँ 120 नहीं है, 120, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो इस पार्ट को भी कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर विल बी गिवन एज के क्यू बाय 15 सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2 के क्यू बाई आर का फॉर्मूला लगाया, बट मुझे अभी तक के क्यू नहीं पता, तो क्यू की वैल्यू आप कहाँ से लाओगे? आप सरफेस का यूज़ करोगे। मुझे पता है एट सरफेस आपके पास पोटेंशियल 120 वोल्ट है, एंड 120 वोल्ट विल बी इक्वल टू के क्यू बाय 10 इंटू 10⁻²। तो के क्यू की वैल्यू जो यहाँ से आई वो यहाँ इंसर्ट करवा दो, दैट विल बी 120 इंटू 10 इंटू 10⁻², एज इट इज़ 15 इंटू 10⁻², -2 गया, आपके पास आया 1200 डिवाइड बाय 15, और 1200 डिवाइड बाय 15 इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 80 वोल्ट। आपका डिवाइड करोगे 80 आपका आंसर आएगा। तो आप जा सकते हैं इस ऑप्शन के साथ में बिना किसी दिक्कत के। और अगर आप इतना काम भी करते तब भी आपको ये ऑप्शन मिल रहा था, और अगर आपको शौक है वेरीफाई करने का या पूरा एक्यूरेट करने का तो आप ये काम भी कर सकते हैं। आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं। फाइंड द कलर कोरस्पॉन्डिंग टू द फोटोन ऑफ एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके पास एक फोटोन है, उसकी एनर्जी आपको गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको फाइंड करना है कि इसका कलर कौन सा हो सकता है इसकी वेवलेंथ के साथ। तो सबसे पहले मैं वेवलेंथ फाइंड आउट करता हूँ। एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है hc/λ। hc की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मैं इसको पुट कर सकता हूँ 12400 eV एंगस्ट्रम डिवाइड बाय लैम्डा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, लैम्डा विल बी इक्वल टू 12400 डिवाइड बाय 3, और आपका आंसर आएगा एंगस्ट्रम में। इसको आप लोग डिवाइड करते हो तो ये लगभग 4100 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेट 4100। और 4100 एंगस्ट्रम के आसपास जब आपका आंसर आ रहा है तो आपकी जो वेवलेंथ होती है उसका कलर होना चाहिए, लाइट का जो वेवलेंथ है वो किस रीजन में आएगी? वायलेट में। आपका पैटर्न कुछ ऐसे चलता है विबग्योर, और यहाँ कुछ रेंज रहती है 4000 से लगभग 4500 के एंगस्ट्रम के आसपास। तो आपका आंसर इस रेंज में लाई कर रहे हैं, तो आप लोग ये ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो, वॉयलेट। ठीक है, अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मिक्स किया गया ग्रेविटेशन के साथ। ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले इजी वाला पार्ट उठाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन की डायमेंशन सभी को पता है, L1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ है? ये रही। तो C का 4 कहाँ है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये ऑप्शन तो हट गया रास्ते से। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। एनर्जी चाहे कोई भी हो,
यूनिट तो सेम ही रहेगी, डायमेंशन भी सेम रहेगी, तो आप लोग लिख सकते हो m1l2t-2। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये रहा m1l2t-2, यानी d का आपके पास सेकंड होना चाहिए। d का सेकंड कहाँ का है, यहाँ है और कहीं नहीं, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। अगर और वेरीफाई करना है तो आप और भी वेरीफाई कर सकते हो। कहाँ से करोगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल को अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पर, ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट मास, और वर्क डन आपको पता है, एक सेकेंड, हाँ सही है, m1l2t-2 डिवाइड बाई मास m1 से m1 कैंसिल, तो आपके पास आंसर है l2t-2, और ये तुम्हारा आंसर होगा ए का 3 यहाँ पर है, ए का 3, सी का 4, डी का 2 और बी का ऑब्वियसली बनाएगा जो बच गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, डायमेंशनल एनालिसिस का था, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज पर आया था जो आप पढ़ते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। कंटेनर है, हाइट है, तो ये क्वेश्चन भाई साहब आपका आया है फ्लूइड के चैप्टर से, बर्नौलीज थ्योरम का एक एप्लीकेशन है। और एफ्लक्स की बात हो रही है यहाँ पर। एफ्लक्स का फॉर्मूला सभी को पता है, v इज इक्वल्स टू √2gh। अब ये h कौन सा होता है, हाइट का डिफरेंस, तो सभी वैल्यूज को इंसर्ट करवा दो, 2 इंटू जी इंटू एच। जी को आप यहाँ 9.8 पुट करोगे, आपको गिवन है। हाइट की अगर मैं बात करूँ 1.6 माइनस 0.9, दैट विल बी इक्वल टू 0.7। हाँ बस सभी वैल्यूज़ गिवन है, फर्दर इसको सॉल्व कर देते हैं। 9.8 इंटू 1.4, 9.8 इंटू 1.4, ऑप्शन में गैप काफ़ी है, तो 9.8 को या 10 मान लेते हैं। 10 इंटू 1.4 14, और 14 का रूट 14 विल बी इक्वल टू 3 से बड़ा 4 से छोटा, यानी समथिंग अराउंड 3.67, कुछ ऐसा आंसर आपका आना चाहिए। क्या कहीं है ऑप्शन में, ये रहा 3.7, 2.9 नहीं होगा, 4.12 भी नहीं होगा, 5.79 भी नहीं होगा। तो सिंपल क्लियर था। जी 9.8 ना भी लेते, 10 लेके भी आप कर दोगे तब भी आंसर यही आएगा, क्योंकि ऑप्शन में गैप है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें, फाइंड फोर्स इन मिली न्यूटन ऑन करंट कैरिंग वायर। आपके पास एक वायर है, उसका लेंथ गिवन है, उसका जो करंट कैरिंग है उसकी वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलरली प्लेस की गई है टू दी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है फोर्स। इसका सिंपल सा फॉर्मूला अगर आपको याद हो, दैट इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, या फिर आप कह देते हो आई एल बी साइन थीटा। आई आपके पास है, एल आपके पास है, बी आपके पास है, साइन थीटा आपके पास है, परपेंडिकुलर है, तो ये टर्म होगी आपकी 1, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। करंट आपके पास कितना गिवन है 8, एल आपके पास कितना गिवन है 4, मैग्नेटिक फील्ड 0.15। अभी तक आंसर हमारा न्यूटन में है, न्यूटन में है, तो जी मुझे तो फाइंड करना है मिली न्यूटन में। मिली न्यूटन में है तो 10 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 4 32, 32 इंटू 0.15 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मिली न्यूटन, और ये तुम्हारा आंसर। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास जो भी आंसर आएगा बस उसको पुट कर देना। अगर इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हो। 32 इंटू 15 है, 15 3 450, 450 और 480, यहाँ आपके पास आएगा 4.8 इंटू 10 पावर 3, तो आपके पास आंसर आया 4800 मिली न्यूटन। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और आगे क्वेश्चन देखते हैं, और शायद ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। सो हेयर इट इज़ एंड ऑफ द वीडियो। तो अभी तक हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, अराउंड 16 क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, एक दो क्वेश्चन थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे, हालांकि उनमें कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा नए वाला यूज़ नहीं था, सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड थे, और ओवरऑल लेवल ठीक ठाक था, इजी था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, आप मैनेज कर सकते थे।
So that is it for today. Thank you very much. That is it.